हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे। ये जो आप लोगों का हिंदी का पेपर है, इसके जो है आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है 20 नंबर का, जो कि होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे। पहला प्रश्न है आप लोगों का, चिंतामणि रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन जो हैं ये हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, या प्रेमचंद हो। तो आप लोगों के चिंतामणि के रचयिता जो हैं वो हैं आप लोगों के आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो। ऑप्शन नंबर सी जो आप लोगों का सही हो जाएगा। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, पंच परमेश्वर जो कहानी है उसके लेखक कौन है आप लोगों के? ऑप्शन ए है जो आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, परमचंद्र हैं, या यशपाल हैं आप लोगों के, या राजेंद्र प्रसाद हैं आप लोगों के। तो यहाँ पे अब बी ऑप्शन जो आप लोगों का ये सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र जो है आप लोगों के। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे जो आप लोगों का तीसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों का, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, इनमें कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, वो आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। इसमें जयशंकर प्रसाद का नाटक जो है नहीं है। लहरों का राजहंस ये जो है आप लोगों का, ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है आप लोगों का, 1 मिनट, थोड़ा पेपर को थोड़ा मोड़ लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए आप लोग चौथा। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग चौथा जो पॉइंट आप लोगों का है, शेखरा एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो इसके उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, या प्रेमचंद्र, या आप लोगों का विश्वनाथ रेणु, या आगे। तो आप लोगों का ये जो चौथे का ऑप्शन है वो आप लोगों का डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। और यहाँ देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है आप लोगों का, पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, अपनी खबर आत्मकथा है। जो अपनी खबर है वो आत्मकथा है, वो किसकी है आप लोगों की? तो आप लोगों की जो पांचवें का आंसर है वो है आप लोगों का, तो आप लोगों का ये पांचवे का जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ये आप लोगों को सही हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ छठा जो आप लोगों का है, भूषण किस युग के कवि हैं? जो भूषण है वो किस युग के कवि हैं आप लोगों के? तो वो है आप लोगों के रीतिकाल के। क्या है? रीतिकाल के आप लोगों के भूषण जो है वो कवि हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ललित ललाम रचना है वो किसकी है आप लोगों की? तो यहाँ पे जो ललित ललाम रचना है वो आप लोगों की, वो आप लोगों की है मिति राम की। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा, मिति राम की। आप लोगों का सातवां जो क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे आठवां जो क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे देखिए, यशोधरा रचना है, यशोधरा वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, या सुमित्रानंद पंत की है, या मैथिली शरण गुप्त की है? तो आप लोगों का आठवें जो है आंसर बताएं आप लोग कमेंटों में। यहाँ पे देखिए आठवें जो हो जाएगा आप लोगों का डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की है। ये सब जितनी भी रचनाएं हैं उन लोगों की आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आगान के पार द्वारा रचना है, ये कौन सी रचना है, किसकी है आप लोगों की? ये आप लोगों की हो जाएगी आप लोगों को नौवें जो है आगे की, ये भी जो है आगे की ही है। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन आप लोगों का है, जो यहाँ पे देखिए, दीप शिखा काव्य संग्रह है। जो आप लोगों को दीप शिखा है वो काव्य संग्रह किसका है आप लोगों का? क्या वो महादेवी वर्मा का है या जयशंकर प्रसाद का है? तो वो आप लोगों का यही है, महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा की है आप लोगों का। ये जो ये है आप लोगों का 10वें का, ये सही हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे देखिए रस पूछ लिया गया। अब यहाँ से लेखक वो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को पूछा गया है, करुण रस क्या अस्थाई भाव है? करुण रस जो उसका अस्थाई भाव क्या है आप लोगों का? तो करुण रस, तो उसका अस्थाई भाव होता है आप लोगों का जो वो शौक होता है, शौक। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन का, चरण कमल बंधो हरिराई उपयुक्त तो पंक्ति में अलंकार है। जो इस पंक्ति में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है आप लोगों का? तो यहाँ पे देख लिए आप लोग, रूपक अलंकार है। यहाँ पे 12 में जो आप लोगों का सी हो जाएगा सही, रूपक अलंकार। या देखिए यहाँ पे एक दिया गया है आप लोगों को, छंद दिया गया है, यह सम मंत्रिक छंद है। इसमें 4 चरणों होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण जो होता है किस छंद का हो है? तो आप लोगों का देखिए ऑप्शन जो आप लोगों का है, यहाँ पे रोला है, दोहा है, सोरठा है, बरेवा है, बरवेया है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो समझ सही हो जाएगा, ऑप्शन 13 का जो है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? वहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोला है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की नंबर 14 जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये यहाँ पे जो ये 14 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे देखिए आप लोग, हाँ ये रहा आप लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, पर्यावरण शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है आप लोगों का। पर्यावरण शब्द का उपसर्ग क्या होता है? जो पर्यावरण शब्द का उपसर्ग पूछेगा, उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे जुड़ा हो। ठीक है,
तो आप लोगों को क्या 14 नंबर का क्वेश्चन का है, तो ये पर्या देखिए आगे जुड़ा है, पर या ये आप लोगों का ये सही हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे जुड़ा हो। और यहाँ पे देखिए महानता शब्दों में किस प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है, तो यहाँ पे प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे जुड़ा हो आप लोगों के। तो देखिए यहाँ पे ता जुड़ा गया है, तो ये ता सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 16 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों का, सुख दुख में समास है, सुख और दुख में कौन सा समास है आप लोगों का 16 नंबर का, तो आप लोगों का यहाँ पे ये सही हो जाएगा, द्वंद्व समास है इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, वो आग का पर्यायवाची में से कौन नहीं है, तो आप लोगों का जो आग का पर्यायवाची नहीं है अनल, यहाँ पे अनिल हो जाएगा, अनल है सॉरी, यहाँ पे अनिल हो जाएगा आप लोगों का। 17 नंबर का बी क्वेश्चन आप लोगों का राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभयोध्या का सही संधि विच्छेद है, उसका अभयोध्या का जो है संधि विच्छेद क्या होता है, अभी प्लस उद्या, इस लोगों को आपको तोड़ना रहता है इसको, ठीक है, जो यहाँ पे दिया रहेगा उसको तोड़ना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही सही है आप लोगों का, जो आप लोगों का संधि विच्छेद पूछेगा तो वो आप लोगों का ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन अभी प्लस उद्या ये हो जाएगा आप लोगों का। मधु शब्दों में पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है, मधु शब्दों में जो है आप लोगों का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन है आप लोगों का, तो वो हो जाएगा मधुना जो हो जाएगा आप लोगों का 19 का ये सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका वो है पटिस्थया धातु रूप का वचन एक पुरुष है, जो आप लोगों का तो वो हो जाएगा आप लोगों का द्विवचन मध्यम पुरुष आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे और आप लोगों के देखिए आप पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए 2+2+2 करके है आप लोगों का, ठीक है, 6 नंबर का है ये आप लोगों का, ठीक है। देखिए पहला गद्यांश जो आप लोगों का है कि आसवा रोई पास आया, ममता ने रुक कर कहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का दूसरा देखिए अथवा करके दिया गया है, कितना जीवन बरस पड़ा है, इस प्रकार से ये अथवा अलग करके दिया गया है। तो देखिए हम लोग ये वाला करेंगे आसवा रोई पास आया वाला, ठीक है। देखिए किस प्रकार से इसको करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग डाल देंगे क्या, खंडोबा प्रश्न उत्तर संख्या 1, क्योंकि देखिए खंडोबा है यहाँ पे, प्रश्न उत्तर संख्या आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए आप लोग 1 है प्रश्न उत्तर संख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे डाल देंगे गद्यांश, सिंपल गद्यांश डालने के बाद हम लोग यहाँ पे एक डाल देंगे हेडिंग में संकेत में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, संकेत इसलिए हम लोग डालते हैं ताकि एग्जामिनर जो होता है आपका बोर्ड एग्जाम के जो कॉपी चेक करने वाला होता है टीचर, उसको पता चल करके सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, ताकि देखिए जो एग्जामिनर होता है ताकि उसको पता कर चल सके कि इसमें बच्चे ने कौन सा किया है, उसको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे संकेत डाल देते हैं। संकेत डालने से आप लोगों को फ़ायदा हो जाता है कि एग्जामिनर को ज़्यादा देखना नहीं पड़ता आपकी कॉपी में, वो ऊपर से ही देख लेता है हाँ बस ये बच्चे ने ये वाला किया है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग संकेत डालेंगे कि आसवा रोई पास आया डैश मैं जाती हूँ यहाँ से, इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या डालेंगे यहाँ संदर्भ डालेंगे हम लोग। संदर्भ में देखिए किस प्रकार से लिखना होता है, संदर्भ में आप लोग को लिखना होता है पाठ का नाम लिखना होता है, और आप लोगों का जो लेखक होते हैं या उनका नाम लिखना होता है, ठीक है, जितने लिखा होता है, ठीक है, इतना करना होता है संदर्भ में। देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक छायावाद युग के परिवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, ये इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, खत्म, इतना भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है हमसे कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यहाँ पे देखिए आप लोग रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ये पूछा गया है। अब देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या किस प्रकार करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखिए हम लोग इस प्रकार से हेडिंग बना लेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या, इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों को। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ क्या करेंगे कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उसे व्यक्ति मेरे घर का नव निर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही हूँ कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊँ, ममता यहाँ पे कह रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग कि लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना यहाँ पे रहेगा, ये प्रथा यहाँ पे लिख उठा है सॉरी, यहाँ पे रहेगा प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहने बेघर होने से बचा लिया। आज मैं उस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब यहाँ पे देखिए ममता जी कह रही हैं कि अब मैं उस ईश्वर के पास जा रही हूँ, मेरा समय निकट आ गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल,
मुझे कोई चिंता नहीं है। अब यहाँ पे तुम चाहे जो बनाओ, चाहे मकान बनवाओ, चाहे जो बनवाओ, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब वो ममता जो है वो ईश्वर के पास जा रही है, यही बोल रही है। उसके बाद देखिए आप लोग की, क्योंकि अब मैं इस घर को जा रही हूँ, देखिए यहाँ पे रहेगा, क्योंकि अब मैं इस घर को छोड़ कर जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दिया गया है, लेकिन छोड़ दिया गया है तो छोड़ कर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे, जहाँ मुझे अनंतो काल तक विश्राम प्राप्त प्राप्त होगा ये। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या बोला गया है, लास्ट क्वेश्चन जो आपसे बोला गया है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। आप लोगों को देखिए कारण बता देना है, इस प्रकार से आप लोग डाल देंगे, या आप लोग हेडिंग बना सकते हैं कि ममता के अजीत रहने का कारण, इस प्रकार से हेडिंग बना सकते हैं, या फिर आप लोग सिर्फ 3 नंबर डाल दीजिए, क्वेश्चन खत्म लिख दीजिए। उसके बाद देखिए कारण क्या था कि ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसकी स्वभूमि झोपड़ी पर पड़े, ठीक है, मैं पड़े, और वह उसे किसी की सहायता से दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। वह अपने किसको लेकर भयभीत हो रही थी, वो तो निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखिए आप लोग यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का, अथवा करके आप लोग ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही करेंगे, वो ऊपर वाला, क्योंकि बोला गया है कि आप लोग इनमें से कोई एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो हम लोगों ने एक कर लिया वो। चलिए अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं हम लोग, क्या पूछा गया है यहाँ पे। यहाँ देख लीजिए आप लोग, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है हम लोगों से, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये यहाँ देखिए पूछा गया है कि सॉरी यहाँ पे ये है आप लोगों का है, हाँ ये निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए वो गद्यांश होता है, हमने एक उत्तर दे दिया, अब ये पद्यांश है आप लोगों का। तो पद्यांश में देखिए इसी प्रकार से सेम प्रश्न 2-2 पर नंबर के एक क्वेश्चन रहता है, उसी प्रकार से इनमें भी करना होता है आप लोगों को, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूर्ते निक्षी रघुवीर बुध धीरे धीरे दय मार्ग में ढगा देव। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। देखिए पहले देखिए यहाँ पे बोला गया हम लोगों से संदर्भ, ठीक है, और ऊपर मैं कर देता हूँ, हाँ यहाँ देखिए संदर्भ बोला गया। उसके बाद बोला गया है कि श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे थे। एक बार रेखांकित अनुच्छेद में कौन सा अलंकार पूछा गया, ठीक है, अलंकार, तीसरे में अलंकार पूछा है। अब देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। देखिए फॉर्मेट वही रहेगा, सब में वही करना है आप लोगों को। सिंपल देखिए प्रश्न उत्तर संख्या डाल देना है सबसे पहले, उसके बाद पद्यांश करना है आप लोग, वो डाल देंगे सिंपल। उसके बाद आप लोग संकेत डाल देंगे, कौन सा संकेत आप लोग करना है, कौथा संकेत डालते हैं आप लोगों को मैंने बताया एग्जामिनर को, ताकि पता चल सके किस तरीके से कौन से बच्चे ने लिखा है कौन वाला क्वेश्चन, ठीक है, इससे संकेत मिल जाता है उसको। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद संदर्भ में आपको मैंने बताया है कि लेखक का नाम रहता है और पाठ का नाम रहता है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ या पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। देखिए यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश में रचयिता यहाँ पे देखिए वन पथ पर है, ये पाठ का नाम है, तो इसको ब्लैक से लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी, यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी इसके क्या है, कवि है, तो इन्होंने लिखा है इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रसंग इसमें एक डालना होता है, ये जरूरी नहीं होता कि आप डालें चाहे ना डालें, वो आपके ऊपर होता है, लेकिन प्रसंग यहाँ पे डालना होता है, ठीक है, डाल दिए हम लोग। यहाँ देखिए प्रसंग में क्या होता है, प्रसंग वही होता है जो शोर में बता दें कि पूरे पद्यांश में क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी को कोमलता का वर्णन किया गया है, ठीक है, इस प्रकार से ये प्रसंग हो गया। अब देखिए व्याख्या, किस प्रकार से व्याख्या करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि श्री गणेशपुर श्रृंगार वेगपुर से निकलकर सीता जी ने लगभग 2-4 कदम ही आगे बढ़ी थी कि उनके मस्तक पर जल की बूंदें झलकने लगी और उनके मधुर ओठ सूख गए। तभी वो राम जी से पूछती हैं, अभी हमें कितना दूर चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सीता जी पूछती हैं राम जी से कि अभी हमें कितना दूर चलना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या जवाब आता है, आगे देखिए कितना दूर चलना पड़ेगा तथा कहाँ पर हमें पत्तों की कुटियाँ बनाएंगे। पत्नी की इस व्याकुलता को देखकर भगवान राम के नेत्रों से आंसू निकल आए। मतलब यहाँ पे देखिए भगवान राम के जो है नेत्रों के आंसू, मतलब आंखों से आंसू निकल आए इस नेत्र को देखकर, जो है आप लोगों की सीता जी की, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोग क्या बोला गया है यहाँ पे कि इसमें अलंकार कौन सा है, कौन सा अलंकार है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार आप लोगों से ये जो यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया गया, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए आप लोग इसको अलंकार है बना हेडिंग डाल देंगे अलंकार।
अलंकार हेडिंग डालने के बाद आप लोग बता देंगे कौन सा अलंकार है इसमें। तो कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास अलंकार है आप लोगों का, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रकार से आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या बोला गया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये वाला आप लोगों का है कि तीसरा क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे देखिए संस्कृत में गद्यांश दिया होगा, आप लोगों का अनुवाद करना है उसका पूरा, और आप लोगों को संदर्भ लिख देना है। संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर और अनुवाद कर देंगे 3 नंबर। इस प्रकार से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। यहाँ देखिए ऐसा नगरीय भारतीय संस्कृत है, ये वाला है आप लोगों को, इसको करना है। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग संकेत डालेंगे। आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या रहता है और आप लोगों को क्या रहता है, गद्यांश रहता है। गद्यांश करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए गद्यांश तो गद्यांश रहेगा, अगर पद्यांश करेंगे तो पद्यांश रहेगा, खत्म। परंतु संज्ञा गद्यांश कर रहे हैं तो गद्यांश, या पद्यांश कर रहे हैं तो पद्यांश, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद बताया मैंने फॉर्मेट वही रहेगा, सब में संकेत डालेंगे आप लोग। उसके बाद ऐसा नगरीय भारतीय संस्कृत है डैश डैश डैश, इस प्रकार से ये लिख देंगे। अब देखिए आप लोगों को संदर्भ लिखेंगे भाई। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में के वाराणसी पाठ से लिया गया है आप लोगों का, ठीक है। इसको जो आप ब्लैक से करना था, लेकिन यहाँ ब्लैक से ये नहीं किया गया है, लेकिन इसको ब्लैक से करना था, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग प्रसंग को किस प्रकार से डालेंगे। प्रसंग में आप लोगों को मैंने बताया कि शॉर्ट में लिखना रहता है, जो गद्यांश में बोला गया है कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है कि अनुवाद यहाँ पे है। अनुवाद में देखिए आप लोग क्या है, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्रीय स्थली है। जो ये वाराणसी भारत, वो भारतीय संस्कृत और भाषा की जो है संस्कृत भाषा की केंद्रीय स्थली है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से संस्कृत साहित्य मुगल युवराज दार्शनिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, ये रहेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है कि वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए थे कि या उनके सॉरी यहाँ पे देखिए है कि वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए थे कि उपनिषदों पदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया था, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आप लोगों का अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, पूरा अनुवाद है ये। इतना करेंगे आप लोग पूरा तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा तुरंत उसी दम। अब देखिए आप लोगों का आगे क्या क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे। यहाँ आप देख लीजिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब पद्यांश यहाँ बोला गया, देखिए पहला दिया है यहाँ पे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्भयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये इस प्रकार से ये दिया गया। अब देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में। यहाँ आप देख लीजिए, इस प्रकार से आप लोग ये कर देंगे, प्रश्न उत्तर संख्या 4 डाल देंगे और यहाँ पे आप लोगों को डाल देंगे पद्यांश, सॉरी यहाँ पे गद्यांश डाल देंगे। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे, यहाँ देखिए पद्यांश तो पद्यांश आप लोग डाल देंगे ऊपर, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद संकेत लिख देंगे, संदर्भ लिख देंगे आप लोग। संदर्भ में लिखेंगे आप लोग क्या, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है यहाँ तक का आप लोग क्या बना सकते हैं, इसी को प्रसंग को बना दीजिए आप लोग, ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए यहाँ क्या क्या गया है, हिंदी अनुवाद देखिए क्या है इसका कि सभी सुखी हों। इसका मतलब जो है सभी सुखी हों, जो यहाँ बोला गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो इसका मतलब है सभी सुखी हों, सब रोग रहित हों। उसके बाद देखिए सबको देखें, कोई भी दुखी ना हो, सबका कल्याण करें, ये सबका कल्याण हो, ये बोला गया, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। अब देखिए आप लोगों का आगे जो आता है यहाँ पे कि अपनी पाठ्य, यहाँ देखिए अपनी पाठ्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का एक उत्तर दीजिए आप लोगों का, ठीक है। देखिए खंड काव्य जो होता है आप लोगों का, वो हर जिले का अलग अलग होता है। इसको मैंने बहुत ही पहले वीडियो में बताया था, और भी वीडियो में बनाया हिंदी की, उसमें भी बता चुका हूँ मैं। तो आप अपने ज़िले का याद कर लेना सिंपली, ठीक है। हो गया। आप देखिए आगे आप लोगों का क्या है यहाँ पे कि यहाँ देख लीजिए आप लोग कि क्या बोलते हैं। यहाँ देखिए अभी वही चल रहा है, 1 मिनट। ये देखिए आप लोग यहाँ पे, हाँ, कि छठा जो क्वेश्चन आप लोगों का खा दो क्वेश्चन है इसमें। देखिए दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे, आप लोग क्या बोलते हैं, जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर और रचना लिख देंगे तो आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा, 5 नंबर इस तरीके से मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है मैं
एक इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद का देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए किस तरीके से इसको लिखेंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में। यहाँ आप देख लीजिए, आप लोग क्या करेंगे, सिंपली प्रश्न उत्तर संख्या जो रहेगा आप लोग उसको डाल देंगे यहाँ पे देखिए 6 है तो 6 का डाल देंगे हम लोग इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद हम लोग नाम लेंगे, जिसका लिखना रहेगा उसको लिख देंगे हम लोग। जयशंकर प्रसाद का लिखना है तो जयशंकर प्रसाद लिख देंगे। और यहाँ देखिए कितने नंबर पे है ये जयशंकर प्रसाद, तीसरे नंबर पे है तो यहाँ पे 3 डाल देंगे हम लोग इस प्रकार से। यहाँ डाला नहीं गया लेकिन डाल देंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद जीवन परिचय हम लोग हेडिंग बना लेंगे। अब इसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुदनी साहू नामक से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। वैश्य परिवार में हुआ था जो कि 1889 में हुआ था। उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम जो था देवी प्रसाद था। इनके पिता का जो नाम था वो था देवी प्रसाद। इनकी परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। जो इनके परिवार का काम था वो मुख्य जो काम था वो व्यापार जो था इनका वो तंबाकू का था। उसके बाद देखिए आगे क्या आप लोगों का कि युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। युवा अवस्था में इनके पिता जो हैं चले बसे इनके, ठीक है। मृत्यु हो गई इनके पिता की, जो ये बाल्य मतलब छोटे ये थे तभी इनके। उसके बाद देखिए इनके 4 वर्षों बाद इनकी माता का भी देवसाय हो गया। इनके 4 वर्षों बाद इनकी माता का भी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग क्या है यहाँ पे, 1 मिनट थोड़ा ये उसके बाद देखिए वैसा हो गया। इसके लिए प्रसाद जी की शिक्षा एवं पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। देखिए जब उनकी माता का भी इंतकाल हो गया या मृत्यु हो गई तो इसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई जो भी पालन पोषण था सब इनके बड़े भाई जो थे शंभू रत्न ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग क्या है कि प्रसाद जी ने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी शिक्षा घर पर किया। जो प्रसाद जी थे इन्होंने जितनी भी पढ़ाई की, हिंदी, उर्दू, फारसी जो भी किया था इन्होंने घर पर पढ़ाई की थी सब, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग क्या है कि इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी की मृत्यु हो गई। इनके बड़े भाई जो थे उनकी शंभू रत्न उनकी भी मृत्यु हो गई। इनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद तंबाकू का व्यापार भी ठप हो गया। देखिए जो इनके परिवार का जो मुख्य व्यापार तंबाकू का था वो इनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद वो भी ठप हो गया एकदम, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या क्या है कि तथा इनके परिवार ऋणग्रस्त में हो गया। इसका मतलब होता है कि इनका परिवार जो था इनका परिवार जो था वो उसमें आ गया, ठीक है। क्या बोलते हैं आप लोग, ऋणग्रस्त में हो गया, ठीक है। ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी पृष्ठ संपत्ति बेच दी। ऋण चुकाने के लिए जो है इन्होंने कर्ज चुकाने के लिए इन्होंने क्या किया कि पूरी जो इनकी संपत्ति थी वो सब बेच दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रसाद जी को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए। उसके बाद तथा रंजों के द्वारा इनके शरीर दुर्बल हो गया। रंजो मतलब होता है गम के द्वारा, जो दुखी उखी के द्वारा इनका शरीर जो है दुर्बल हो गया, ये बोला गया। अब देखिए आगे क्या आप लोगों का यहाँ पे कि उसके बाद देखिए काशी में सन 1937 ईस्वी में प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। जो इनकी मृत्यु हो गई वो काशी में हो गई आप लोगों की, ठीक है इनकी। उसके बाद देखिए रचनाएं हेडिंग डाल देंगे आप लोग। रचनाएं में देखिए आप लोगों का काव्य है आप लोगों का पहला। काव्य में आंसू है, कामनी है, झरना है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद उपन्यास है, इरवती है, तितली है। कहानी आधी इंद्रजाल छाया। नाटक है इनका जो है चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये 2 चीज़ है। एक तरीके से ये भी हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए आप लोगों से क्या बोला गया है यहाँ पे कि खा वाला देखिए, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों का, जो ऊपर लिखा हम लोगों ने इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या करना है, इसमें सावधानी जो है वो रखना है आप लोगों को। देख लीजिए 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे इसको ब्लैक से डालेंगे। जो जन्म मतलब जब जन्म उनका मतलब वो रहेगा कितने में पैदा हुए थे तो इसको ब्लैक से डालेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके जो नाम रहेगा, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब ब्लैक से डालेंगे आप लोग। और इसके बाद देखिए आप लोग इस तरीके से एक आप लोग आयताकार बना लेंगे। उसमें आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट में जो माता का नाम, पिता का नाम, इनका नाम, रचनाएं, मृत्यु, ये सब आप लोगों को शॉर्ट में इसमें लिख देना है इधर। इस तरीके से करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में जो है एग्जामिनर को क्या लगेगा कि हाँ इसी में देखेगा वो और लगेगा हाँ पूरा सही किया गया है। तो यहीं से आप लोगों को वो पूरा 5 नंबर दे देगा। ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी उसको, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप लोग करेंगे तो समझ में आया होगा, उम्मीद है जो बताया हूँ। चलिए अब देखते हैं आप लोगों का जो आप लोगों का यहाँ पे दिया गया खा वाला कि जी कवियों का यहाँ पे जीवन परिचय लिखना, वही सेम फॉर्मेट है, 2 नंबर 3 नंबर करके आप लोगों का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहला जो गोस्वामी तुलसीदास का, रसखान का, सुमित्रानंद पंत का, मैथिली शरण गुप्त का है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास का देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो गोस्वामी तुलसीदास का है यहाँ पे किस प्रकार से लिखना है आप लोगों को, ये देखिए
पहले प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे डाल देंगे जो रहेगा आप लोगों का, उसके बाद तुलसीदास डाल देंगे जो जिनका लिखना रहेगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को आगे क्या करना रहेगा, जीवन परिचय आप लोग हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद लिखेंगे आप लोग कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म यहाँ पे जन्म सन 1532 ईस्वी में बाधा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, माना जाता है। यहाँ पे देखिए माना जाता, हुआ नहीं था, माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लिया आप लोग संवत भी डाल सकते हैं जो आपका मन करे तो, नहीं तो आप लोग 1532 ही डाल सकते हैं ओनली, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ विद्वान जो हैं इनका जन्म राजापुर गाँव में नहीं मानते हैं, यहाँ पे सोरा नामक स्थान को मानते हैं इनका जन्म, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का जो नाम था वो आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम हुलसी था, ठीक है। इनका जन्म अभूकत मूल नास्त्रों में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, इनको बचपन में जो है बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। अब देखिए आगे क्या कि इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया और ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसाद किया। उसके बाद देखिए आप लोग क्या है कि इतिहास, यहाँ पे तुलसीदास वेद वेदांग दर्शन इतिहास पूर्ण आदि में निपुण हो गए। इनका विवाह पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्होंने अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, इनको जो था इन्होंने नहीं रहेगा यहाँ पे रहेगा इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, लेकिन पत्नी की डांट के कारण तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त होना पड़ा था, ठीक है। लेकिन जो इनकी पत्नी थी उनकी डाक से जो है इनको ज़्यादा सांसारिक मोह माया से विरक्त होना पड़ा था। उसके बाद देखिए आप लोग क्या है कि विरक्त होना पड़ा था, कर दिया। श्री राम भक्त भाव हो उठा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि श्री राम भक्त भाव जागृत हो उठा। 1574 ईस्वी में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। इन्होंने 1574 में जो है रामचरितमानस की रचना की थी। उसके बाद देखिए इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में के लगभग हुई थी। इनकी मृत्यु जो थी वो सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई थी। उसके बाद देखिए आप लोग रचनाएं आप लोगों की बची है। रचनाएं से देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, आप लोग हेडिंग डाल देंगे रचनाएं हेडिंग डालने के बाद आप लोग यहाँ पे लिखेंगे दोहावली कवितावली रामचरितमानस आदि, इस प्रकार से लिख देंगे। 2 बोला था हम लोगों ने, 3 लिख दिया, आदि कर दिया, और ठीक है इस प्रकार से कर देंगे आप लोग। अब देखिए आप लोगों को यहाँ क्या बोला गया है कि सातवां जगह क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, 7वां क्वेश्चन जो है आप लोगों का कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से तो कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। आप लोगों को एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को 2 श्लोक यहाँ पे आप लोगों का जो लिखा गया है, 1 और 2 ये लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। चलिए देखिए इसको किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे, 7 है तो 7 डाल देंगे आप लोग। उसके बाद आप लोग हेडिंग डाल देंगे श्लोक में आप लोग लिखेंगे मान हित्वा प्रियो भवती क्रोध हित्वा ना सोचती, ठीक है। पहली लाइन ये हो जाएगी आप लोगों की। उसके बाद देखिए काम हित्वा वन भवती लोभ हित्वा सुखी भवेत, इस प्रकार से ये दूसरी लाइन 2 लाइन का श्लोक लिखना है हम लोगों को। ये 2 लाइन का श्लोक पूरा हो गया आप लोगों का इस प्रकार से। चलिए अब आगे देखिए आप लोगों को क्या बोला गया है। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, बस थोड़ा थोड़ा ही लिखना रहता है, वो पूरे नंबर मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 दिया गया है, इनमें से किन्हीं 2 का आप लोग उत्तर संस्कृत में दे देंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिल जाएगा। देखिए अब इसको किस प्रकार से आप लोग करेंगे बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ये था, देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे डाल देंगे आप लोग जो भी रहेगा। उसके बाद नंबर 1 वीरा केन पूज्यते, हम लोगों ने 1 किया है, वीरा केन पूज्यते वाला किया है, हम लोगों ने 3 किया है। यहाँ पे 1 जो बचा है आप लोगों को लास्ट वाला वो आप लोग करेंगे, ठीक है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है उसको, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए आप लोग वीरा केन पूज्यते वीरा विरल पूज्यते पहला हो गया आप लोगों का, सिंपल है। देखिए ये 2 नंबर मिलेगा आप लोगों को, इतना करेंगे। 3 लाइन लिखना है, 3 शब्द लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए आप लोगों को इसको कैसे करेंगे, पदेन बिना सी की दूरा याति, पदेन बिना यंत्र दूरा जाती, ये आप लोगों का हो गया। 2 करना था, 2 नहीं, लेकिन हम लोगों ने 3 किया, 1 आप लोगों को कमेंटों में बताना है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को देखिए क्या है आप लोगों का, देखिए तीसरा जो है चंद्रशेखरा का आसती, आप लोगों को देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे, चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति च आसिता, इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को क्या बचा है यहाँ पे, ये सब हो गया जितना भी था।
अब 9 नंबर जो क्वेश्चन बचा है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है आप लोगों का बहुत ही। देखिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन कितना लंबा होता है ये देख लीजिए आप लोग कि निबंध लिखना होता है आप लोगों को, ठीक है। निबंध मैंने एक लिखा है पर्यावरण प्रदूषण पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए 9 नंबर का रहता है निबंध। देखिए निबंध हम लोग देख लेते हैं एक आप लोगों का। यहाँ पे देखिए निबंध, एक मिनट, हाँ देखिए हम लोगों ने यहाँ पे निबंध लिखा हुआ है। ये ऐसे आप लोग लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए निबंध आप लोग पर प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे आप लोग जितना भी रहेगा, उसके बाद आप लोग निबंध डाल देंगे यहाँ पे, बढ़िया के निबंध डाल देंगे। उसके बाद निबंध में जो भी करना रहेगा आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे देश प्रेम पे कर रहे हैं तो पहला वाला तो पहला और देश प्रेम डाल देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रूपरेखा डालनी रहती है, ठीक है। रूपरेखा में क्या रहता है आप लोगों का, रूपरेखा में वो रहता है जितना भी आप लोग हेडिंग बना के लिखना चाहते हैं उसको आप लोग ऊपर एक रूपरेखा में लिख दीजिए। इससे क्या होता है, रूपरेखा को एग्जामिनर देखता है तो उससे पता चल जाता है कि इस बच्चे ने कितना सही किया और कितना बढ़िया लिखा गया है। ये रहता है, रूपरेखा से आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या आप लोगों का, रूपरेखा डालने के बाद आप लोग देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए पहली हेडिंग जो हम लोग बनाए हैं यहाँ पे कि प्रस्तावना है पहली हेडिंग हम लोग की। उसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ है। तीसरी जो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार बनाएंगे। प्रदूषण के प्रकार में हम लोगों का आएगा वायु प्रदूषण आएगा, जल प्रदूषण आएगा, ध्वनि प्रदूषण। हम लोगों ने यहाँ पे 3 प्रकार के प्रदूषण को लिया है, जबकि और भी प्रकार के होते हैं, जैसे मृदा प्रदूषण हो गया, और भी आप ले सकते हैं प्रकार के प्रदूषण, ठीक है। रासायनिक प्रदूषण, इस तरीके से आप ले सकते हैं अपना। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद हम लोग जाने हैं यहाँ पे समस्या का समाधान, चौथी हेडिंग रहेगी हम लोग की। उसके बाद 5वीं हेडिंग जो है उपसंहार, लास्ट हेडिंग रहेगी। इसमें देखिए आप लोगों का जो है प्रस्तावना, ये इंपॉर्टेंट तो रहता है, पहले यही रहेगी, और लास्ट में जो आप लोगों का रहेगा, अगर किसी निबंध कुछ भी लिख रहे हैं आप लोग तो उसका लास्ट में क्या रहता है, समाधान जरूर से बताएंगे आप लोग, ठीक है। और एक रहता है आप लोगों का उपसंहार रहता है, ठीक है। ये लास्ट 3 तो आप लोगों की ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो रहती है, ये तीनों आप एग्जामिनर जरूर देखते हैं आपके। अब देखिए यहाँ पे प्रस्तावना पहली हेडिंग है आप लोगों की, देख लीजिए इसमें क्या लिखा गया आप लोगों का कि प्रस्तावना यहाँ पे है, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आजकल जो है प्रदूषण देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। इस समय समझ सबसे बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए, ठीक है। पर्यावरण को बचाने की जो है इस समय सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों को पर्यावरण को बचाने की यही है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्योंकि पानी, हवा, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। जो पानी, मिट्टी, हवा आदि है जो वो सब प्रदूषित हो चुका है। यदि हमें इस असंतुलन, देखिए यहाँ पे रहेगा असंतुलन रहेगा यहाँ पे, ठीक है, कि दूरी को दूर नहीं किया गया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोग दूसरी हेडिंग जो बनाएंगे यहाँ पे कि प्रदूषण का अर्थ हो। प्रदूषण के अर्थ में क्या रहता है हम लोगों को बताना रहता है कि प्रदूषण क्या है। अब देखिए प्रदूषण, बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलित को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। बढ़ती हुई जो जनसंख्या है पर्यावरण को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। उसके बाद देखिए यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक है। इस प्रकार वातावरण को, यहाँ पे रहेगा, इस प्रकार वातावरण को प्रदूषण करने को प्रदूषण कहते हैं। अब उसके बाद देखिए इससे मानव को संकट उत्पन्न हो सकता है। इससे जो मानव का है वो संकट उत्पन्न हो सकता है मानव के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रदूषण के प्रकार जो आप लोगों के, ये 3 प्रकार के हम लोगों ने लिखा है, जबकि आप लोग और भी प्रकार के लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने 3 ही प्रकार लिया है यहाँ पे। देखिए वायु प्रदूषण पहला, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण देखिए किस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण। उसके बाद देखिए वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। ऑक्सीजन मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक, बहुत ही आवश्यक है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का भी संतुलन बिगड़ रहा है। और देखिए और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। अब देखिए उसके बाद जल प्रदूषण है आप लोगों का, ठीक है। जल प्रदूषण में देखिए क्या है, जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी दूषित हो रहा है। देखिए आप लोगों को जल को जीवन ही कहते हैं, सही बात है ये। उसके बाद देखिए इतना प्रदूषण बढ़ रहा है जो कि जल भी दूषित हो गया है अब देखिए इसके बाद क्या है कि इससे भयानक बीमारियां हो सकती हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। इससे जो है भयानक बीमारी भी होती है और लोगों का जीवन भी खतरे में है। अब देखिए आगे क्या आप लोगों का ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आजकल नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, कारखाने आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। देखिए ध्वनि प्रदूषण जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे डीजे हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, ये सब आप लोगों के ध्वनि प्रदूषण में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समस्या का समाधान, ये हेडिंग डालेंगे हम लोग। इसमें देखिए क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकी ने विश्व के प्रमुख प्रदेश की समस्या पैदा कर दी है। अब देखिए उसके बाद क्या है कि
आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो, आदि को कम करो। और देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या है कि और उसको समाप्त करने का प्रयास करें ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। अब देखिए उसके बाद क्या रहेगा आप लोगों का यहाँ पे, ये था आप लोगों का समस्या का समाधान था। अब देखिए उपसंहार, लास्ट हेडिंग जो रहेगी आप लोगों की, इसमें क्या कर रहा था आप लोगों का, देखिए प्रदूषण वर्तमान समय से सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। जो प्रदूषण है वो वर्तमान समय से सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है अभी तक, ठीक है। उसके बाद देखिए यह कहना गलत नहीं है कि होगा कि हम इंसानों की वजह से ही पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए ये कहना नहीं गलत नहीं है कि हम ही लोगों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। एक मिनट, अब देखिए आगे क्या है आप लोगों का कि इसलिए हम सबको प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। देखिए इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि आवश्यक कोई कदम उठाना चाहिए इसके लिए, और हम लोगों में जागरूकता फैलाकर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर वाहनों के इस्तेमाल करके अपने पर्यावरण को काफ़ी हद तक अच्छा बना सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, जागरूकता फैलाकर और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को बचा सकते हैं। और हम लोगों को क्या देखिए यहाँ पे क्या है कि बचा सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद देखिए कि इसलिए केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। ये केवल एक व्यक्ति से नहीं होगा, हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, तभी आप लोगों को प्रदूषण की समस्या का समाधान मिल सकता है, ये कहना चाहते हैं इसमें। और आगे भी लिख सकते हैं आप लोग कि पेड़ क्या बोलते हैं, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हों, और भी इस प्रकार से आप लोग बनाए हुए फैक्ट्रियों को दूर रखा जाए, आप लोगों को इस तरीके से बनाकर। और आगे भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अगर इतना ही लिख के आएंगे जितना मैंने बताया इस वीडियो में, तो आपको पूरे पूरे अंक मिल जाएंगे, 9 के 9 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितना भी मैंने इस वीडियो में सॉल्व कराया हूँ आप लोगों को पेपर, इन सबको आप लोग ज़रूर से रट लेना, ठीक है। और आप लोग जितना भी मैंने इस पेपर को सॉल्व किया, ये मॉडल पेपर आप लोगों का, तो इसको ज़रूर से आप लोग एक कॉपी बना लेना, उसमें कर लेना। 22 फरवरी को जाके आप लोग छाप के चले आना है पूरा, ठीक है। 22 फरवरी को आप लोग जाके छाप के करे आना। और आप लोगों को एक चीज़ बताना था कि आप लोगों का जो है मैथ जो है, आप लोगों का मैथ का भी आप लोगों की वीडियो आने वाली है, इसी प्रकार की मैथ की भी वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपके किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और पढ़ाई करते रहिए आप लोग, ठीक है।